नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का जो हिस्ट्री का हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं, उसका लास्ट का 3 चैप्टर देखेंगे। ये ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी पूरा जितना भी चैप्टर था क्लास 6 का उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और ये ओल्ड वाला है एनसीईआरटी, उसे भी देख कंप्लीट कर लेंगे आज। तो इस प्रकार हमारा टोटल 9 वीडियो में टोटल कंप्लीट हो गया। न्यू और जो है आपका ओल्ड वाला एनसीईआरटी का दोनों कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 गुप्त काल। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, गुप्त राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो गुप्त राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है तो पहले देखते हैं। इस वंश का उदय ईसा की 4वीं सदी में हुआ, सही है। इसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर एक विशाल राज्य की स्थापना की, ये भी सही दिया गया है। सी देखेंगे। इसका शासन 500 से अधिक समय तक कायम रहा, ये गलत दिया गया। 500 साल नहीं, लगभग 200 साल के आसपास टोटल कायम रहा था। इस राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो ये पहला ए, बी और डी सही है, और इसका जो सी है वो गलत दिया गया है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या भी देख लेते हैं साथ में। तो देखिए, उपर्युक्त कथन ए, बी और डी सत्य है। गुप्त राजवंश का शासन 200 साल से अधिक समय तक कायम रहा, अतः कथन सी असत्य है। इस युग में भारतीय संस्कृति की उन कतिपय महान उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहा जिनकी शुरुआत पहले के युग में हुई थी। गुप्त सम्राट न केवल शक्तिशाली नरेश थे, बल्कि वे विद्या के संरक्षक भी थे। उन्होंने कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। इसने साकेत, जो पुराना नाम है अयोध्या का, देखा जाए तो यही नाम है साकेत, अयोध्या का प्रदेश प्रयाग अर्थात जो इलाहाबाद जो पुराना नाम था, और मगध पर शासन किया। एक बार फिर मगध उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य हो गया। इसे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में तथा इसके विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए निकला। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर दर्शाया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इलाहाबाद अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था। हरिसेन ने की थी। यह अभिलेख इलाहाबाद किले में खड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्तंभ का बड़ा महत्व है। सबसे पहले सम्राट अशोक ने इस स्तंभ पर अपना एक लेख लिखा है, खुदवाया। अर्थात देखा जाए जो अभिलेख जिसे एक अभिलेख होता है वो पत्थर का बना, तो उस पर तो अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। तो कुछ उसमें जो खाली था जगह उस पर इसके द्वारा भी लिखा गया था। इसके जो दरबारी कवि था हरिसेन के द्वारा भी इस पर लिखवाया गया था, अर्थात अशोक के ही शिलालेख पे। अशोक ने इस स्तंभ का अपना एक लेख खुदवाया था। बाद में समुद्रगुप्त से संबंधित लेख भी इसी स्तंभ पर खोदा गया। समुद्रगुप्त ने अपने लंबे अभियान में भारत के विभिन्न भागों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर भारत के 4 राजाओं को हराया और आजकल के दिल्ली प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने राज में मिला लिया। उसने दक्कन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, तमिलनाडु के राजाओं से युद्ध किया था। उसने पूर्वी भारत के राजाओं पर चढ़ाई की और अरण्य प्रदेश के अनेक राजाओं को चाकर बनाया था, अपने अधीन कर लिया। उसने असम, गंगा के डेल्टा, नेपाल और उत्तर भारत के राजाओं, राजस्थान के 9 गणराज्यों, कुषाण राजाओं, श्रीलंका के राजा और शायद सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक के द्वीपों से भी कर वसूल किए थे। किसके द्वारा ये किया गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त केवल एक विजेता ही नहीं बल्कि कवि और संगीतज्ञ भी थे। उसके एक सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
समुद्र ने चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समुद्रगुप्त का पुत्र था जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने पश्चिम भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले शकों पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की। विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में इसे सबसे अधिक स्मरण किया जाता अर्थात याद किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया, तो उपयुक्त में से तीनों कथन सत्य दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन हो गया इसका डी। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्कन और दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध के जरिए मित्रता कायम की। इसने सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध दक्कन के वाकाटक राज से था। गुप्त काल में राजा यदि किसी दार्शनिक, कवि या लेखक की रचना से प्रसन्न होता था तो उन्हें राजा आश्रय मिलता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात का गर्व था कि उसके दरबार में देश के सबसे बुद्धिमान और कुछ विद्वान मौजूद थे। इसके बाद के कई शासकों कमज़ोर निकले, अर्थात जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो मोस्ट ऑफ जो जितना भी शासक बनाया इस गुप्त वंश से संबंधित वो कमज़ोर था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चीनी यात्री फाहियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फाहियान किसके समय में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और हेनसेंग आया हर्षवर्धन के समय में, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए, चीनी यात्री फाहियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह 399 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ और गोबी मरुस्थल तथा मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए पुस्तकें इकट्ठा की। चीन वापस लौटने पर उसने अपनी भारत यात्रा के बारे में भी एक ग्रंथ लिखा। तो इसका जो तीनों कथन दिया गया वो सही दिया गया है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। फाहियान के ग्रंथ में गुप्तकालीन जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। फाहियान ने लिखा है कि अलग अलग विचार होने के बावजूद बौद्ध और ब्राह्मण आपस में शांति से रहते थे। उसने भारत की धन दौलत और समृद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा किया था। यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा वो धन दौलत के बारे में चर्चा किया है, मतलब प्रशंसा किया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार लोग कानून का पालन करने वाले और ईमानदार थे। कानून नरम थे और दंड भी कठोर नहीं थे। समाज जातियों में बटा था। अधिकतर जातियां आपस में मेल जोल से रहती थी, परंतु नगरों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। और ये कौन लोग थे? ये थे अछूत लोग, जो प्रेजेंट का जो SC ST लोग होते हैं उसी को अछूत कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। फाहियान के अनुसार अधिकतर लोग शाकाहारी थे, परंतु इस काल के अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती है कि मांस भी खाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5। गुप्तकालीन व्यापार केंद्रों या बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन व्यापार केंद्रों या बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ताम्रलिप्त बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। यह हो गया सही, बिल्कुल सही दिया गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, भड़ोच, सोपारा और कल्याण पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह थे और वहां से भी दक्षिण पूर्व को जहाज भेजे जाते थे। मालाबार तट पर स्थित अनेक बंदरगाहों से भारतीय वस्तुएं अफ्रीका, अरब, ईरान तथा भूमध्य सागरीय देशों को ले जाई जाती थी। तो ये तीनों कथन इसमें सही दिया गया। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त सभी पहला, दूसरा एवं तीसरा सही है। गंगा के नदी मुख्य प्रदेश डेल्टा में स्थित ताम्रलिप्त बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के सुवर्ण भूमि किसको कहा गया है? बर्मा को। सुवर्ण भूमि, यावद्वीप, जावा एवं कंबोडिया जैसे देशों के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। व्यापार के साथ साथ भारतीय धर्म एवं संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा, कला तथा भारतीय संस्कृति के अन्य रूप दक्षिण पूर्व एशिया में पहुँचे। व्यापारियों के काफिले अर्थात सार्थ और धर्म प्रचारों की मंडलियां भी स्थल मार्ग से मध्य एशिया और चीन जाया करती थी।
लेकिन गुप्त काल के अंतिम दौर में उत्तर भारत में व्यापार का हर्ष हुआ था, कमी हुआ। इसका आंशिक कारण था हुनों का हलचल। हुनों का हलचल से मध्य एशिया में पैदा हुई अस्थिर परिस्थितियां थीं। एक अन्य कारण हो सकता है कि बाढ़ों से और नदियों मार्गों में हुए परिवर्तन से गंगा की जो द्रोणी वातावरण में परिवर्तन आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा गया गुप्त काल के समय में इसमें से धर्म के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं दिया गया है। चलिए उसे देखते हैं। अरब ने हिंद के निवासियों के लिए हिंदू शब्द इस्तेमाल किया। हिंदू लोग शिव, शक्ति और विष्णु के उपासक थे। गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे। इसमें कहा गुप्त जो नरेश था वो विष्णु के उपासक नहीं थे, गुप्त वंश के नहीं, ये गलत दिया गया। देवताओं की मूर्तियों की पूजा के लिए छोटे छोटे देवगिरी बनने लगे थे। गुप्त काल में सब ज़्यादा ये मंदिर वगैरह बनना शुरू हो गया था। रामायण और महाभारत जैसे पुराण ग्रंथ और कुछ पुराने इस युग में जोड़े अथवा पुनः लिखे गए। तो रामायण और महाभारत जैसे पुराण ग्रंथ और कुछ पुराण इस समय में जोड़े अथवा पुनः लिखे गए हैं। देखा जाए तो जो तुलसीदास है, तो तुलसीदास जो लिखा गया था वो अकबर के समय में लिखा गया। यहाँ पे दिया है, देखिए रामायण दूसरा होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका क्या था, पूछ रहा कौन सा कथन गलत है। तो इसका कथन दूसरा जो वो गलत दिया गया, अर्थात गुप्त ने विष्णु के उपासक थे, यहाँ दिया गया नहीं है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल में हिंदू धर्म बड़ा शक्तिशाली बन गया, परंतु अभी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं होता था, चूँकि उस समय शिव और विष्णु की उपासना बड़ी लोकप्रिय हो गई थी। इसलिए गुप्त काल के इस धर्म को भी हिंदू कहा जाता है। गुप्त नरेशों ने वैष्णव धर्म होते हुए अश्वमेध जैसे धार्मिक यज्ञ भी किए, परंतु अब धार्मिक यज्ञ उतने नहीं होते थे जितने कि वैदिक काल में हुआ करते थे। अधिकांश गुप्त नरेश वैष्णव थे। जो अधिकांश गुप्त राजा था वो सब वैष्णव था, यानी विष्णु के उपासक थे। अतः कथन भी जो है वो गलत हो गया, वहाँ पे तो नहीं दिया गया था। राजाओं ने मंदिरों के निर्माण के लिए दान दिए। यह मंदिरों के निर्माण की शुरुआत थी। ये मंदिर अजंता और एलोरा की तरह पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं की भांति नहीं थे। इन्हें ईंटों और पत्थरों जैसी चीज़ों से बनाया जाता था। रामायण और महाभारत को धार्मिक साहित्य माना गया। आज उन्हें हम संस्कृत में जिस रूप में पढ़ते हैं वह इनका गुप्त काल में बना हुआ है, मतलब इसी गुप्त काल में जो बना हुआ संस्कृत रूप उसी का दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त काल में वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सांची में बौद्ध स्तूप के पास इस काल का बना हुआ एक कक्ष का मंदिर है। तो यह सही दिया गया। सांची अगर आप लोग नहीं घूमे हो तो जरूर घूमिएगा, बड़ा काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म से संबंधित वो स्तूप है। बौद्ध है, बौद्ध के जो चेला थे, शिष्य थे, उनका भी बहुत सारा स्तूप 3-4 वहाँ पे बना हुआ है, उस टाइप का स्तूप है। आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ में भी उस युग का एक छोटा मंदिर है। देवगढ़ में भी उस युग का एक छोटा मंदिर है। इस काल की सारनाथ की प्रस्तर मूर्तियों की गणना भारतीय मूर्तिकला की सबसे सुंदर कृतियां में होती है। तो वृत्त में से कौन सा कथन सही है, तो ये सभी कथन इसमें सही दिया गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। गुप्त काल के आरंभिक मंदिर बहुत साधारण थे। इसमें केवल एक कक्ष होता था जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। यह गर्भगिरी था, मतलब जहाँ पे देवता का मतलब बैठाया जाता उसको क्या कहा जाता है, गर्भगिरी। इस कक्ष के प्रवेश द्वार को मूर्तिकला सजाया जाता। धीरे धीरे कक्ष की संख्या बढ़ती गई, 1 से 2, 3, 4 और ज़्यादा पहुंची। अंततः बाद की शताब्दियों में मंदिर बहुत विशाल हो गए और उसके प्रांगण में कई भवन बनने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये मिलान करना है। विशाख दत्त, तो विशाख दत्त जो गुप्तकालीन संबंध वो क्या था, तो विशाख दत्त था नाटककार। बारामिहिर खगोल विज्ञान, चरक संहिता चिकित्सा संबंधित, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट और बारामिहिर। ये गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे।
दोनों ही ज्योतिषी तथा गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु उनके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। आज हम जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही था। और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात ग्रेविटेशन के बारे में ये बताया। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात सॉरी जो उसमें गुप्त सबने गुप्त वंश का नहीं है, ये कनिष्क का भी है। जो कनिष्क का जो राजवैद्य था वो कौन था? चरक था। उसके द्वारा क्या लिखा गया था? चरक संहिता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? इसमें से कौन सा कालिदास की रचना नहीं? तो ये पंचतंत्र सबको याद होगा, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्रम, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा रचना है। तो देखिए, कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम में साहित्यिक गुणों के अलावा गुप्तकालीन समाज का भी स्पष्ट चित्र देखने को मिलता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ समय तक रहे। कालिदास की संस्कृत भाषा सुंदर है। उनके पहले की संस्कृत रचनाओं में ऐसी सुंदर देखने को नहीं मिलता है उस भाषा में। पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है, मतलब बहुत सारा कहानियों का बना हुआ एक बुक है, उसमें बहुत सारा कहानियाँ हैं। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, लोमड़ी वगैरह ये सब वाला जो पढ़े होंगे, कौवा लोमड़ी वाला। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का संसार की अनेक भाषा में अनुवाद किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए चैप्टर नंबर 8 पे, छोटे छोटे राज्यों का योग। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा गया असत्य, मतलब गलत कथन पूछा गया है। तो देखिए, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी है। फाह्यान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। फाह्यान नहीं आया था, हैंसेन आया था, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। हर्ष अपनी राजधानी स्थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले आया, ये सही दिया गया। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था और शायद जीवन के अंतिम सालों में वह बौद्ध धर्म भी अर्थात अपना लिया था। तो ए और सी और डी सही है और बी गलत दिया गया है। हर्ष के शासनकाल में एक बौद्ध चीनी यात्री वैनसेंग भारत आया। उसने अपनी भारत यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है। याद रखिएगा, सी युकी कहा जाता है, जिसके किसके द्वारा लिखा गया है? वैनसेंग के द्वारा, जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया। अतः कथन भी गलत है। हर्ष द्वारा अपनी राजधानी कन्नौज हस्तांतरित करने का मुख्य कारण कन्नौज का उसके राज के दम बीचों बीच स्थिर होना था, अर्थात बीच में रहकर वो हर जगह वो कमांड करना चाह रहा था। हर्ष एक लंबे अभियान पर निकला और उसने उत्तर भारत के अनेक भागों को जीत लिया। उसने पंजाब, पूर्वी राजस्थान और असम तक गंगा की घाटी के प्रदेश शामिल था, मतलब उसके द्वारा जो वो शासन जहाँ कर रहा था जितना दूर में। परंतु जब उसने दक्कन के राज्यों पर चढ़ाई करनी चाही तो उसे पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। चालुक्य नरेश रोक दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था और उसकी राजधानी उत्तरी कर्नाटक में बतापी या बदामी में थी। यह हर्षवर्धन का समकालीन तथा प्रतिद्वंदी था। तो ये दोनों सही दिया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा भी है कौन सा कथन सत्य है। चलिए आप व्याख्या देख लेते हैं इसका। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय हर्ष का समकालीन था। उसकी महत्वाकांक्षा समुचित दक्कन पठार पर शासन करने की थी और कुछ समय तक उसने इसमें सफलता भी पा ली थी। नर्मदा के तट पर हुई लड़ाई में उसने हर्ष को हरा दिया। चालुक्यों के दो शत्रु थे, पुत्र नहीं शत्रु। चालुक्यों के 2 शत्रु थे, उत्तर में राष्ट्रकूट और दक्षिण में पल्लव। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन से युद्ध किया और उसे हरा दिया, परंतु कुछ साल बाद पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय पर चढ़ाई की और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया और चालुक्यों की यह एक बहुत ही करारी हार थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वैनसेंग के यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में भारत की सामाजिक स्थिति पर विचार कीजिए। तो हैनसेन जो हर्ष के समय में आया था,
तो उसका जो यात्रा में जो पूरा लिखा है वृत्तांत में अपना, तो वो भारत के सामाजिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, भारत में जाति प्रथा थी और नगरों के बाहर रहने वाले अछूतों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। भारत के लोग गर्म मिजाज के थे, अर्थात बहुत ही गुस्सैल किस्म के थे। उन्हें जल्दी गुस्सा आता था, परंतु वे ईमानदार होते थे। खैर, गर्म मिजाज का तो आज भी है, ईमानदार है आप, तो ये आप ही लोग रिसर्च कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो दोनों कथन सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी, मतलब उसके द्वारा वो समय ये जो लिखा है वो बताया, तो ये सी इसका सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। हैंसेंग ने लिखा है कि सभी लोग शाकाहारी नहीं थे। हालांकि इस बात पर जोर दिया जाता था कि लोग मांस ना खाएं। नगरों में अमीरों और गरीबों के मकान में अंतर था। अमीरों के मकान खूबसूरती से बनाए और सजाए जाते थे, जबकि गरीबों के घर सादे, सफेदी पुते हुए और कच्चे फर्श के होते थे। अपराधियों की संख्या बड़ी नहीं थी, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और आजीवन कारावास ही सबसे कठोर दंड हुआ करता था उस समय। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए, एक मिनट, थोड़ा इसको छुपा लेते हैं। देखिए, छोड़िए, देखने देते हैं। जरथुस्त्र धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य पूछा गया? जरथुस्त्र धर्म के बारे में। जरथुस्त्र धर्म, देखिए, जरथुस्त्र धर्म का उपदेश 600 ईसा पूर्व के कुछ पहले जरथुस्त्र ने दिया था। ईरान के महान हखमनी सम्राट जरथुस्त्र धर्म के अनुयायी थे और जरथुस्त्रियों की पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है। ये गलत दिया गया, यही गलत है, कुरान नहीं है। इस्लाम के आगमन तक जरथुस्त्र धर्म ईरान के प्रमुख धर्म रहा। बाकी सब इसका देखिए तीनों सही है, ए बी और डी सही, बाकी इसका सी गलत है, क्योंकि इसका जो कुरान नहीं है, कुछ अवेस्ता नाम है इसका जो ग्रंथ था। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के पास एक दूत मंडली पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के पास एक दूत मंडली भेजी। 100 साल बाद अब जब जरथुस्त्रियों ने ईरान छोड़ा तो वे दक्कन के पश्चिमी तटों के नगरों में आकर बस गए और आगे चलकर यही लोग क्या कहलाएं? पारसी कहलाएं। जरथुस्त्र की शिक्षा थी कि अच्छाई और बुराई की शक्ति आपस में सतत संघर्ष रहती है, मतलब अच्छाई बुराई आपस में हमेशा लड़ाई होते रहते हैं और अंत में अच्छाई की विजय होती है। जरथुस्त्रियों की पवित्र पुस्तक का नाम जैन अवेस्ता था। हाँ, जैन अवेस्ता था। वहाँ पे क्या दिया गया था? कुरान, जो कि गलत है, क्योंकि ये तो पहले का था, इस्लाम धर्म आने से पहले। जरथुस्त्र धर्म का पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के कुछ भागों में भी लोगों के धार्मिक विचार पर गहरा प्रभाव था। अतः जरथुस्त्र धर्म के पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के कुछ भागों में भी लोगों का धार्मिक विचार में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तमिल संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे जगह जगह घूमते हुए विष्णु या शिव की स्तुति में गीत गाते थे। अलवर विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के उपासक थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही दिया गया है। पल्लव शासनकाल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन समुदाय था जिसका विश्वास था कि धर्म ईश्वर अर्थात विष्णु या शिव में व्यक्तिगत उपासना का मामला है। यह विचारधारा भक्ति कहलाई। इसमें कई जातियों के लोग शामिल थे, बहुत शिल्पी, कारीगर और किसान थे। इसमें वे लोग बीच बीच में कांचीपुरम में एकत्र होते थे और वहाँ उत्सवों के अवसर पर गीत भजन गाते थे। ये गीत जन साधारण की तमिल भाषा में लिखे गए हैं और कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पल्लव राजाओं के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात पल्लव राजाओं के शासनकाल के दौरान
निर्मित मंदिरों के बारे में विचार कीजिए। महाबलीपुरम का रथ मंदिर कुछ विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया, जबकि कांचीपुरम का मंदिर प्रस्तर खंडों से बनाया गया। बिल्कुल सही दिया गया। मंदिर के एक सिरे पर एक कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी और इस कक्ष के छत पर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पल्लव राजाओं ने अनेक मंदिर बनवाए। बाद में ये मंदिर लोगों के जमाव के स्थान बन गए। शाम के समय ग्रामवासी मंदिर के प्रांगण में आकर बैठते और एक दूसरों की खबरें सुनते या ग्राम कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करते, जैसे करों तथा खेती की सिंचाई के मामले पर। कर अर्थात टैक्स से संबंधित और खेती से संबंधित। अतः अनेक बड़े धार्मिक भवनों की तरह मंदिर का उपयोग एक सामाजिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में होता था। ये मंदिर बड़े धनी होते थे, इनकी अपनी जमीन होती थी जिससे आमदनी होती थी। इस तरह प्राप्त हुए धन को व्यापार में लगाया जाता था। अब हम लोग आ गए चैप्टर नंबर 9, भारत और संसार। ये हम लोग का जो क्लास 6 का है, जो ओल्ड एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, भारत और संसार। चलिए लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का, जिसे हम लोग समाप्त करेंगे क्लास 6 का। फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्लास 7 का। पहले न्यू है एनसीईआरटी, फिर ओल्ड एनसीईआरटी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंकोर वाट और बोरोबुदुर के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंबोडिया में अंकोर वाट के नज़दीक बयान में भव्य बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ। बिल्कुल सही है। जावा में बोरोबुदुर आज भी उस क्षेत्र का सबसे भव्य बौद्ध मंदिर है। तो दोनों कथन सही दिया गया और इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। देखिए उपर्युक्त दोनों कथन सत्य। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा था सुवर्ण भूमि, जो पुराना नाम सुवर्ण भूमि है। तो देखिए जो पुराना नाम क्या था, बर्मा का सुवर्ण भूमि, और कंबोडिया का क्या, कंबोज। ये सब बौद्ध जब भारत बौद्धमयता जाता, जब बौद्ध के नाम से जाना जाता था, उसी सब ये सब नाम दिया गया। अभी भी जो बौद्ध ग्रंथ का है, जो पुराना जो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इसी सब नाम से इस देश को मतलब संबोधित किया जाता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा सुवर्ण भूमि, मलाया कंबोडिया अर्थात कंबोज, और जावा जिसे यवद्वीप से स्थापित हुए। तो मतलब जो भारत का संबंध किसके साथ हुआ, बर्मा से, कंबोडिया से और जावा से। इन देशों में भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर। कंबोडिया में अंकोर वाट के नज़दीक वायन के भव्य बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने से थाईलैंड और बर्मा ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। इन देशों के मंदिरों में तथा मूर्तिकला व चित्रकला में और भारतीय बौद्ध कला में काफ़ी समानता मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। प्राचीन रेशम मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन और पश्चिमी एशिया के बीच का व्यापारी मार्ग मध्य एशिया से होकर जाता था और भारतीय व्यापारी पश्चिम के ईरान, अरेबिया और मिस्र के देश के बाजारों से परिचित थे, परिचित थे। भारतीय व्यापारी पश्चिम के ईरान, अरेबिया और मिस्र देश के बाजारों से परिचित थे। तो ये दोनों कथन सही दिया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। देख लेते हैं इसका व्याख्या भी। व्यापारी और धर्म प्रचारक एशिया के अन्य भागों में भी पहुंचे। इस काल में चीन के साथ भारत के गहरे संबंध स्थापित हुए। चीन और पश्चिम एशिया के बीच का व्यापारी मार्ग मध्य एशिया से होकर जाता था। यह प्राचीन रेशम मार्ग कहलाया, क्योंकि व्यापार की एक प्रमुख वस्तु थी रेशम। इस व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने भी भाग लिया था, अर्थात जो रेशम था वो चीन से ही हर जगह पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पैगंबर साहब के बारे में इसमें कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो देखिए इनका जन्म ईसा की 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ। तो बिल्कुल सही है।
इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रवर्तन किया, ये भी सही है। मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत इसको कहा जाता है 622 ईस्वी से आरंभ हुआ था और इनकी मृत्यु 832 ईस्वी में हुआ नहीं। तो इसमें जो असत कथन दिया गया है, अब असत पूछा, वो ऑप्शन नंबर डी ये असत्य है। बाकी ये सारा ए बी सी सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं इसका व्याख्या। एशिया की 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में एक बालक का जन्म हुआ जिसने आगे जाकर न केवल अरब बल्कि एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों का इतिहास ही बदल डाला। वे थे मोहम्मद, एक नए धर्म इस्लाम के प्रवर्तक अर्थात पैगंबर। मोहम्मद का कहना था कि ईश्वर जिसे अल्लाह कहते हैं केवल एक है और वे खुद उसके पैगंबर हैं। जिन लोगों ने यह बात मान ली वे मुस्लिम कहलाए और उनका धर्म इस्लाम कहलाया। मक्का के लोगों को जब नए धर्म के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी, इसलिए वे मदीना चले गए और यह 622 की घटना है और मुस्लिम संवत हिजरी उसी वर्ष से आरंभ होता है। अंत में मक्का के लोग भी नए धर्म से दीक्षित हुए अर्थात अपना लिए। मोहम्मद की 632 ईस्वी में मृत्यु हुई, अतः कथन डी गलत है। उसके बाद इस्लाम की तेजी से प्रसार हुआ। एक शताब्दी के अंदर ही अरब सेनाओं ने एक बड़े भूभाग को जीत लिया। उनकी विजय पताका पश्चिम एशिया से उत्तरी अफ्रीका के उस पार स्पेन तक फहराने लगी। चलिए इस प्रकार ये समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे हम लोग देख लेते हैं। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? तो ये हम लोग जानते हैं, भारत पर जो सफल आक्रमण 712 में हुआ। तो देखिए 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और इन्होंने पश्चिम भारत पर चढ़ाई करने की धमकी दी, परंतु आज राजस्थान के नाम से जाने जाने वाले प्रदेश के स्थानीय शासकों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर भी सिंध पर उनका राजनीतिक शासन कायम रहा। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी एशिया से आए अरब व्यापारियों की कई बस्तियां स्थापित हुई थी। यहाँ वे अस्थायी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, उन्हीं में शादी करते और एशिया के अन्य प्रदेशों के साथ होने वाले भारतीय व्यापार में हिस्सा लेते थे। तो ये जो था हमारा आज का चैप्टर, मतलब तीनों समाप्त हो गया। क्लास 6 से संबंधित जो था टोटल चैप्टर। तो अब हम लोग का जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री था कंप्लीट होता है। अगली वीडियो से हम लोग बात करेंगे, देखेंगे क्लास 7 का। पहले न्यू एनसीईआरटी का देखेंगे चैप्टर एमसीक्यू, फिर ओल्ड एनसीईआरटी का। हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर लेने का क्लास 12 तक। जैसे हम लोग इसे ख़त्म कर लेंगे फिर कोई दूसरा बुक हिस्ट्री का लेंगे, फिर उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।